मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीएसवाई विपिन चौधरी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। मेरा मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए कराया था बेटा, मैंने परिवहन कराया था। परिवहन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से हमें सवाल उठाए जाते हैं। उन सवालों को विशेष करके तैयारी के साथ करते हैं। इन सवालों में कभी कभार क्या है कि क्रॉनोलॉजिकल सुमेलित करने के लिए आ जाता है। और मैंने वायु परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन, मोस्टली मैंने जो आपको पढ़ाया था जल परिवहन पढ़ाया था। जल परिवहन में मैंने बताया था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब कि एक तरह से NW1 कहते हैं, नेशनल वाटरवे, ठीक है ना। नेशनल वाटरवे मतलब कि एक सागरमाला परियोजना बनाई गई जिसके तहत हमारे क्षेत्र समुद्र किनारे लगे हुए देशों के लिए माल आयात और निर्यात करते हैं। मैंने उसके बारे में कल आपको बताया था। अब उसमें थोड़ा सा और रह गया था, उसे मैं अगली वीडियो में बनाता हूँ। मेरा उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि बच्चा उसे देखने के बाद बोर हो जाता है। लेकिन टॉपिक टू टॉपिक, जहाँ से जिसका जो टॉपिक चल रहा है वो वहीं है। हालांकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ उस टॉपिक को पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से कर लूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सागरमाला परियोजना की बात करते हैं। सागरमाला परियोजना है क्या, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागरमाला योजना 15 अगस्त 2003 में सागरमाला परियोजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2003 में। और उसका सिर्फ क्या था कि जहाजरानी क्षमता को, जो जहाजरानी क्षमता है उसका विकास करना था। दूसरी बात, और वहाँ जो कमियां हैं उन कमियों पर निगरानी करना था। और जहाजरानी मतलब एक वे होता है, जैसे सड़क होती है ना, इसी तरह से होता है, रूट्स होता है इनका, उसी रूट से माल लेकर जाता है, जैसे बोलते हैं शिप, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिसे जल परिवहन। जल परिवहन में बंदरगाह से शुरू होता है। मैंने आपको दो चीज बताए थे कि कल मैंने हार्बर, जो प्राकृतिक होता है उसे हार्बर बोलते हैं, जो हाथ से बनता है उसे पोर्ट बोलते हैं, पोत बोलते हैं, है ना, बंदरगाह। तो इसी तरह से बंदरगाह से जो है इसके अड्डे को, जहाज के अड्डे को बंदरगाह बोलते हैं। उस जहाज में वहां से माल लोड होता है और समुद्र के रास्ते वो दूसरे देश में सप्लाई होता है। अच्छा, अब आगे की बात हम करते हैं जो विशेष करके बात है। आपने देखा होगा कि उसमें समय महत्वाकांक्षी योजना माना गया है। यह नावापेसा और कोच्चि बंदरगाहों का विकास किया गया है। ये नावापूसा एक जगह है और केरल कोच्चि के बीच में इसमें सुधार किया गया। क्या किया गया? सुधार किया गया। तो हेडिंग सागरमाला परियोजना, क्या कहेंगे? सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सागरमाला परियोजना 15 अगस्त, पहली मैं बात बताना चाहूंगा, 15 अगस्त ये कितना 2003 को ये क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। क्या की गई थी? प्रारंभ 15 अगस्त 2003 को प्रारंभ की गई। दूसरी बात इसमें क्या है कि जहाजरानी रास्तों का विकास एवं क्षमता को बढ़ाना। मेरे प्यारे बच्चों, क्षमता को बढ़ाना। सवाल आपसे पूछेगा कि सागरमाला परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, तो वन लाइनर में फैक्ट वाला सवाल आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात ये बंदरगाह में निगरानी में विकास करना, निगरानी में विकास। अब इसके लिए एक जो सबसे है, एक है नावापोसा, वह कोच्चि, एक जगह पड़ती है कोच्चि, केरल। कोच्चि को कोच्चि बोलते हैं, कोच्चि केरल का जो जलमार्ग है, कोच्चि का जो जलमार्ग है, उस बंदरगाह का विकास किया गया। नावापोसा के जी, ये जो बंदरगाह है का विकास किया गया। क्या किया गया? विकास किया गया। सवाल पूछेगा सागरमाला परियोजना क्या है, तो हम कहेंगे बंदरगाहों का विकास करना, जहाजरानी को विकसित करना। का व्यवस्था की गई फैक्ट वाला 15 अगस्त 2003। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे हम सेतु समुद्र परियोजना। यह प्रस्तावित है जिसके तहत भारत श्रीलंका के बीच में समुद्र मार्ग का निर्माण किया गया है। अब समुद्र पर ये सागरमाला परियोजना तो ये है कि जो समुद्र के रास्ते, जैसे कि मान के चलो ये समुद्र है, इस समुद्र में जो रास्ते प्रस्तावित होते हैं, विशेष करके इन्हें NW1, NW2, NW3 के नाम से मानते हैं। NW1, NW2, इस तरह से रास्तों को नाम दिए गए हैं। मैं वो आपको आगे बढ़ा देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है, एक है समुद्र परियोजना। ये तो सागरमाला परियोजना, सागर का मतलब सागर की, जिसमें एक तरफ स्थल लगा हो और तीनों तरफ जल हो, उसे हम सागर कहते हैं। तो भारत के एक तरफ तल है, बाकी तीनों तरफ पानी है, इसलिए सागर है। इसीलिए सागर में क्योंकि माला है, तो इसीलिए सागर माला नाम इसका रखा गया है और इसकी स्थापना 2003 में। आगे
समुद्रम परियोजना, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों समुद्रम परियोजना की बात करते हैं, समुद्रम परियोजना, समुद्री परियोजना, इसे हम समुद्री परियोजना के नाम से, समुद्री परियोजना के नाम से जानते हैं। यह प्रस्तावित है भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र मार्ग का निर्माण किया गया है। यह समुद्री परियोजना है, समुद्री परियोजना है। यह आप जानते थे कि परियोजना है, परियोजना का मतलब है कि जिससे बहुत सारी चीजों का सुधार हो सके, समुद्री परियोजना है। भारत में श्रीलंका है ना, भारत में श्रीलंका के मध्य, भारत में श्रीलंका के मध्य, भारत व श्रीलंका दोनों के मध्य समुद्र मार्ग का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? समुद्र मार्ग का, समुद्र मार्ग का निर्माण किया गया है। किसका किया है? समुद्र मार्ग का निर्माण किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे ध्यान से देखेंगे, समुद्री परियोजना है, भारत व श्रीलंका के मध्य समुद्री मार्ग का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं उसमें, फिर देखिए क्या है कि भारत और श्रीलंका के बीच कुल 70 किलोमीटर की दूरी है, जिसे 22 किलोमीटर रेतीला भूखंड है और 48 किलोमीटर चट्टान है ना, 22 किलोमीटर। मेरी बात समझिए, इस समुद्री परियोजना, एक समुद्री परियोजना, समुद्र की परियोजना भारत और श्रीलंका के मध्य है। यह 72 किलोमीटर लंबी, यह 72 किलोमीटर लंबी परियोजना है, लंबी परियोजना है। और समुद्री मार्ग जो है, समुद्री मार्ग किसमें? भारत वर्सेस श्रीलंका, भारत श्रीलंका इन दोनों की जो मील है, इसकी जो लंबाई है टोटल, भारत और श्रीलंका के मध्य की जो लंबाई है, उस भारत और श्रीलंका की टोटल लंबाई जो है वो 70 किलोमीटर। कितना है? 70 किलोमीटर। इसमें 18 किलोमीटर भूखंड है। क्या है? भूखंड है, मतलब कि रेत है। और बाकी 22 किलोमीटर, सॉरी 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर है, बाकी 48 किलोमीटर, इसका मैं रेशियो आगे मेरे याद है, रेत है। और बाकी जो 22 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर में क्या है? समुद्री चट्टानें हैं। क्या है? समुद्री चट्टानें, समुद्री चट्टानें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यदि मैं देखना चाहूं तो समुद्री चट्टानों की आती है। समुद्री परियोजना कौन सी है? भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्र मार्ग का निर्माण किया गया है। यह 72 किलोमीटर लंबी परियोजना है, 12 किलोमीटर भूखंड है और 48 किलोमीटर समुद्री चट्टानें हैं। टोटल 70 किलोमीटर की दूरी पड़ती है समुद्री मार्ग से भारत और श्रीलंका के मध्य। आए दिन इस पर कंट्रोवर्सी भी होती रहती है कि हमारे मछुआरों को उसने पकड़ लिया, उसके मछुआरों ने पकड़ लिया। भारतीय इसे राम सेतु के रूप में जानते हैं, वर्तमान ऐसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, वर्तमान में इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इसे राम सेतु के नाम से जाने जाते हैं। जब माता सीता का हरण करने के बाद रावण ले गए थे तो उसके बीच में राम सेतु बनाया गया था, तब जाकर उसका वध किया था। किसका? रावण का वध किया था। तो ये कंट्रोवर्सी का विषय रहा था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन साइंस ने कहा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे जैसे पत्थर डाले उसी से फिर वो रास्ता बना था। खैर उस बात को छोड़िए, भारत और श्रीलंका के मध्य इस सेतु को राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, वर्तमान में इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। एक सवाल पीसीएस में पूछा गया कि एडम्स ब्रिज किस किस के मध्य स्थित है, तो आंसर था भारत और श्रीलंका, है कि नहीं? देखो कमीशन परीक्षा कराता रहता है बीच बीच में, आपने देखा होगा। इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। देखें, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। यह है राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, राम सेतु। इसे राम सेतु के नाम, राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। आगे की यदि हम बात करें, राम सेतु के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एडम्स ब्रिज, ब्रिज के नाम से जानते हैं, के नाम से क्या करते हैं? एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यह संत के नाम से जाना जाता है, इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दो बात क्लियर कराइए। आगे की यदि हम पढ़ें, ऐसे रोक दिया गया है। परियोजना एक सकारात्मक पहली है। भारतीय जहाजों को श्रीलंका चक्कर काटने से मुक्ति मिली है, जिस समय ईंधन तथा 400 समुद्र मील की दूरी की बचत होगी। अब इससे देख लीजिए कि समुद्री मार्ग में होगा क्या।
जब ये रास्ता दोनों के बीच बना तो दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि 400 किलोमीटर की दूरी तो चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, भारत के जहाजों को पूरी श्रीलंका का चक्कर काटना पड़ता था। 400 किलोमीटर की दूरी बचत होगी, ईंधन की बचत होगी और रास्ता बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। मानोगे नहीं मानोगे, इसीलिए इसको बनाया गया था। आगे बारे में लिखेंगे, इसका सकारात्मक है, ये बहुत ही सकारात्मक पहलू है, इसके बारे में आप नोट कर सकते हो। समुद्री परियोजना बहुत सारी चीजें आप अपनी कॉपी में लिखते रहें। मैं आपसे कहता भी हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो मेरा वीडियो देखते ही आप अपने कॉपी और पेन आप अवश्य साथ में रखें। जब तक आप कॉपी और पेन नहीं रखोगे तब तक आपकी परीक्षा निकलने की कोई चांस नहीं है, वो चीज़ें दिमाग से उतरती हैं। देखें इसके बारे में, यह सीधा रास्ता है भारत व श्रीलंका का, भारत व श्रीलंका के मध्य, कौन सा श्रीलंका के मध्य सीधा रास्ता है, सीधा समुद्री मार्ग है। क्या है बेटे? समुद्री मार्ग है, इसे हम अपने समुद्री मार्ग, पहली बात। दूसरी बात क्या निकल कर आती है, सीधे समुद्री मार्ग के बाद अगला और एक निकल कर आता है जिसे हम ध्यान देंगे, यह है 400 किलोमीटर रास्ता, यह 400 किलोमीटर रास्ता 400 किलोमीटर रास्ते को कम कर देता है, अन्यथा श्रीलंका के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, श्रीलंका के चक्कर लगाने न पड़ते। ये 400 किलोमीटर अपनी भाषा में नहीं, वैसे भी इसे अपनी भाषा में 400 समुद्री मील है ना, 400 समुद्री मील। मैंने आपको बेटा पढ़ाया था, हमारे यहाँ जो साधारण भाषा में होता है 1 मील बराबर जो होता है वो होता है 1.6 किलोमीटर, मतलब कि 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर। और जो समुद्री मील है, एक समुद्री मील, जो एक समुद्री मील होता है बेटे, वो जो होता है उसे 1.8 किलोमीटर, मतलब कि एक समुद्री मील बराबर 1800 मीटर के बराबर होता है। तो 400 समुद्री मील के लगाइए 18 चौक 72, कितना लंबी दूरी ये आराम से कर देता है। तो लगभग आप होंगे 720 किलोमीटर की दूरी, मतलब 750 किलोमीटर की दूरी से शॉर्ट हो जाती है, ठीक है ना। ईंधन की बचत होती है, इससे क्या होती है, ईंधन की बचत होती है। क्या होती है? ईंधन की बचत होती है, इस ईंधन की बचत होगी और हमें आर्थिक हानि नहीं होती। पहली बात, हमें कोई आर्थिक हानि नहीं होगी। जब ईंधन की बचत होगी तो आर्थिक हानि भी नहीं होगी, इसे विशेष करके हम आगे देखेंगे। अब आपने देखा होगा इस ईंधन के बारे में। अब इसका कुछ सकारात्मक पहलू तो ये है, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि समुद्री जैव संरक्षण के लिए भी बड़ा विवाद का विषय रहा था। आपने देखा होगा कि आए दिन मछुआरों के बीच कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहती है। देखा होगा जैसे कि अपने मद्रास के हैं जो उनका वो फिशरमैन है कि नहीं, उनका यही है मत्स्य पालन, मच्छी को पकड़ना है उनका, सिर्फ वही माना जाता है कि जो उनका रोजगार है। मन्नार की खाड़ी प्रभावित होती है, मुंबई की चट्टानों का निर्माण नहीं होगा है, जो एक बड़े समुद्र जो का आश्रय स्थल है। श्रीलंका के बंदरगाह का उजाड़ हो सकते हैं, क्षेत्र में मोनोजाइट के अकूत भंडार है, नकारात्मक असर पड़ता है, सुरक्षा की दृष्टि से उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अब इनमें सॉरी बात है, हर चीज का यदि फायदा है तो उसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है? इससे सबसे बड़े दुश्मन श्रीलंका की कभी भी नेक नीयत बदलेगी तो समुद्र के तट के रास्ते से हम अटैक कर सकता है। दूसरी, मुंबई की चट्टान जहां हमारे समुद्री जीव संरक्षित रहते हैं, जहां उनका आश्रम स्थल होता है, वो खत्म हो गए। नंबर 1 बात, ये भी पहली बात है। दूसरी बात देखा है, श्रीलंका की बंदरगाह है वो उजड़ गए, है ना। जैव विविधता की दृष्टि से, मतलब बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के रास्ते मन्नार की खाड़ी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, ठीक है ना। तो कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जल परियोजना पढ़ा रहे थे तो एक डैम बनाने के लिए हमें बहुत वनों को काटना पड़ता है, कई सौ हेक्टेयर जमीन को हमें वहाँ लगाना पड़ता है। परंतु दोनों देशों के बीच आर्थिक स्थिति में देखें और आर्थिक सर्वेक्षण करें तो आर्थिक स्थिति के अनुसार हम दोनों देशों के बीच व्यापार की दृष्टि से रास्ता बहुत अच्छा है। सपोज दैट आप दिल्ली से सीधा कोलकाता जाते हैं, कोलकाता जाने में आपको 24 घंटे लगते हैं, एक आप पूरे भारतवर्ष का चक्कर लगाकर 4 दिन में आप पहुंचते हैं। तो दो आर्थिक और टाइम और दूसरा आपका पैसा, दोनों चीज बचती है। उसी तरह से दोनों के बीच समुद्र मार्ग आया है। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि समुद्री परियोजना क्या है, तो समुद्री परियोजना भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री मार्ग का निवारण है, ठीक है बेटे। अब देखिए, इनको देखनी है सभी बच्चों से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, सारे धीरे धीरे सारे जीएस की समस्या खत्म करेंगे।
तो अगर आपका समुद्री जैव विविधता मन की खाड़ी प्रभावित होती है, देखो इसका एक नकारात्मक पहलू क्या निकल कर आता है, समुद्री जैव विविधता मन्नार की खाड़ी प्रभावित होती है। ये कहाँ निवास करते हैं, मूंगे की चट्टान में। बेटा मूंगे की चट्टान क्या होती है, मूंगे की चट्टान मूंगे की चट्टानें प्रभावित होती है, मूंगे की चट्टानें प्रभावित होती है, मूंगे की चट्टानें प्रभावित होती है, मूंगे की चट्टानें प्रभावित होती है। मूंगे की चट्टान में क्या है, लिखना इस बात के बाद, यह है जैव विविधता का आश्रय स्थल है। यहाँ ये बेचारे आश्रित हैं, इसमें ये रहते हैं। कई बार मूंगे की चट्टान के बारे में पूछा भी गया है। दूसरी बात है दोनों देशों के बीच और श्रीलंका के बंदरगाह को नुकसान है। श्रीलंका है ना, श्रीलंका के बंदरगाह है, श्रीलंका के बंदरगाह को क्षति पहुंचती है। क्या पहुंचती है, क्षति है। नंबर एक बात है समुद्री आक्रमण की आशंका रहती है, समुद्री आक्रमण की आशंका रहती है। एक दुश्मन को घर पर चोरी करने के लिए, गोली मारने के लिए आना है, एक डायरेक्ट बिल्कुल आमने सामने आ जाए। पहले वो चाहता 400 नोट निकलती है, 750 किलोमीटर चल के सोचना पड़ेगा। अब आकर उसने डायरेक्ट भारत पर अटैक कर दिया। हमारी इंडियन नेवी का काम यही है कि जितने भी समुद्र तटीय देश हैं उन तटीय देशों से अपने मैंने बताया था कि 400 नॉटिकल दूर हर देश में अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है कि इतने समुद्र तक तुम्हारा क्या है, अधिकार है, यहाँ तक आपका शिप आएंगे जाएंगे। यदि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जाता है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, सिग्नल्स होते हैं, जब वो करता है अन्यथा उस पर फायरिंग हो जाती है। इसी के लिए हमारे यहाँ फौज बनी है जिसे कहते हैं इंडियन नेवी। ठीक, अब आगे करते हैं, बात करते हैं। अब राष्ट्रीय राजमार्ग में बात करें तो भाई राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि आज हमने इतना कराया है मोस्टली, प्लीज है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय राजमार्ग कराऊंगा, मतलब कि नेशनल हाईवे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे बनाए हैं, इस चीज़ के लिए हम आभारी कहेंगे कि नितिन गडकरी जी ने पूरे भारतवर्ष में यदि हम बात करें तो सर्वाधिक, आज तक के इतिहास में सर्वाधिक हाईवे जो बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो श्रेय जाएगा वो नितिन गडकरी जी को जाता है। वैसे मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी।